ब्लॉक्स में डेटा हो, अगर एक या दो ब्लॉक्स को हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई हो, उसके बाद जो ब्लॉक हम इस्तेमाल करेंगे, अगर उन पर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे या उनमें क्लियर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, तो वो उन ब्लॉक्स के पीछे आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्लियर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर नॉन मीन के वो हमारे पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉन नहीं होता है। लेफ़्ट अप्लाई करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड से क्लियर कर देगा। इसी तरह राइट अप्लाई करेंगे तो वो राइट साइड से क्लियर कर देगा। बोथ अप्लाई करेंगे तो मीन बोथ साइड से वो मीन क्लियर कर देगा। इसी तरह इनहेरिट है तो वो पेरेंट के मुताबिक करेगा। हम प्रैक्टिकल में जाते हैं। यहाँ पे हमने मैंने पहले ही यहाँ बना लिया है क्योंकि ये कल का टॉपिक था। मैंने सेकंड डिव के नाम से एक डिव बना दी है, ठीक है। इसको मैं सेकंड डिव के नाम से, इसकी स्टाइल में जाएं तो सेकंड डिव हमारे पास सबसे नीचे है। ये सेकंड डिव, ये सेकंड डिव, इसको मैंने स्टाइलिंग क्या दी है, इसकी विड्थ मैंने 100% कर दी है। मार्जिन मैंने दे दिया है क्योंकि ये बॉर्डर से मीन के दूसरी डिव के साथ चपक ना जाए, तो मैंने क्या है कि 20% इसका मार्जिन दे दिया है मीन तमाम साइडों से। उसके बाद मैंने इसका बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड येलो, येलो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है। हाइट इसको मैंने 300 पिक्सल दे दी है। ये हमारे पास पेरेंट डिव है एक। सेकेंड डिव मैंने इसका नाम दे दिया। इस पेरेंट डिव के अंदर मैंने 3 डिव्स और इस्तेमाल किए हैं। चाइल्ड डिव जो हमने कल बनाई थी डिव्स, उन्हीं को मैंने इस्तेमाल किया है। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, ये मैंने 3 डिव्स इस्तेमाल की हैं। चाइल्ड 1 को मैंने 400 पिक्सल इसकी फ्लोट राइट में अप्लाई किए हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में इन प्रॉपर्टीज़ के डिटेल में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, चाइल्ड 2 पे भी हमने विड्थ अप्लाई कर दी है 400 पिक्सल की। उसको बॉर्डर दे दिया है ऑरेंज कलर का, बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन कर दिया है उसका, और उसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है, इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने चाइल्ड 3 इस्तेमाल किया है। चाइल्ड 3 के लिए मैंने क्या किया है कि उसको 100% उसका विड्थ कर दी है। बॉर्डर मैंने उसका ऑरेंज किया है, बैकग्राउंड कलर पर्पल करके कलर वाइट टेक्स्ट का किया है, और क्लियर प्रॉपर्टी चले इसको ये अभी छोड़ देते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करते। हाँ, इसकी विड्थ मैंने 100% दे दी थी। पेज में जाते हैं, ये देखिए चाइल्ड 1 मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये चाइल्ड 1 में मैंने एक पैराग्राफ लिया है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। इसी तरह चाइल्ड 2 में एक पैराग्राफ लिख के उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है। चाइल्ड 3 में एक पैराग्राफ लेके उसमें टेक्स्ट लिखा है। अभी हम ब्राउज़र में जाते हैं कि देखते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरह हो रही है। तो आपने देखा होगा जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है, तो यहाँ पे जिसको मैंने लेफ़्ट किया था, फ्लोट लेफ़्ट किया था चाइल्ड 1 को, तो ये तो लेफ़्ट साइड पे फ्लोट हो गया है। इसी तरह दूसरा हमारे पास चाइल्ड 2 था, उसको राइट साइड पे मैंने फ्लोट किया था, तो वो राइट साइड पे फ्लोट हो गया है। लेकिन चाइल्ड 3, हालाँकि मैंने इसको विड्थ 100% दी हुई है। 100% का मतलब ये है कि ये पेरेंट के हिसाब से 100% होगा। नहीं कि मतलब इसके उसके दूसरे जो सिबलिंग हैं या इसके साथ जो दूसरे डिव्स हैं उनके हिसाब से 100% होगा। तो 100% मैंने इसको वेट दी है, तब भी ये इस मतलब हमारे पास जो ग्रीन वाला डिव है इसके भी पीछे चला गया है, और हमारे पास जो ब्लू वाला डिव है इसके भी पीछे चला गया है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्लियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो क्लियर की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके हमारे पास चाइल्ड 3 था, चाइल्ड 3 पे क्लियर पहले मैं बोथ की अप्लाई अप्लाई करता हूँ। क्लियर बोथ कर दिया, तो जैसे ही मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास बोथ साइड से क्लियर होके ये नीचे चला गया। तो ये हमारे पास जब हमने दोनों साइड से क्लियर करना हो तब हम क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मैं अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट थोड़ा सा इसका चाइल्ड 2 का टेक्स्ट मैं डबल कर देता हूँ, 2 पैराग्राफ कर देता हूँ। तो ये देखें
चाइल्ड 2 का ये जो आपको येलो बॉर्डर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट ज़्यादा हो गया तो इससे बाहर, क्योंकि हमने हाइट इसकी दी थी, कम दी थी। चलें, इसको थोड़ा ख़त्म करने के लिए हम div 2 को हाइट भी ज़्यादा दे देते हैं। हाइट मैंने 300 पिक्सल की दी थी, तो इसको 700 पिक्सल की दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टेक्स्ट वो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, मैंने क्लियर बोथ मैंने किया हुआ था, तो ये इसको टेक्स्ट मैंने ज़्यादा किया है, div 1 का मैंने टेक्स्ट ज़्यादा किया है, तो हमारे पास फिर भी ये क्लियर आया हुआ है। अगर मैं इसको फ्लोटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइव भी अप्लाई कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें समझ में आ जाए। तो कोशिश आप क्या करें कि लाइव इसमें काम किया करें, उसमें जो हमारी जो बग्स वगैरह होते हैं पेज के, आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं उसी टाइम। तो ये हमारे पास ये चाइल्ड 3 है, चाइल्ड 3 पे क्लिक किया। देखें, जैसे ही मैंने इस div पे क्लिक किया था तो हमारे पास वो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आई थी, ये पैराग्राफ के ऊपर क्लिक हो गया था। लेकिन उसके ऊपर में यहाँ पे मैंने माउस हॉवर किया चाइल्ड 3 आईडी पे, क्योंकि आईडी की प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर रहे हैं सीएसएस की। मैं आईडी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आईडी की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा वेट करें, मेरे पास लाइट चली गई है, मैं कुछ लाइट का इंतज़ाम कर लूँ। अभी हमने क्लियर बोथ किया हुआ था, यहाँ पे देखें चेक बॉक्स लग बना हुआ है, मैं इसको ख़त्म किया तो ये दोबारा ऊपर चला गया। तो मैंने ख़त्म तो नहीं करना था, इसमें प्रॉपर्टीज़ की चेंज करनी थी। तो मैं क्या करता हूँ कि राइट से क्लियर करता हूँ, पहले राइट लगाता हूँ। देखें, ये राइट से मैंने क्लियर किया तो इसने क्या किया कि ये राइट साइड के ऊपर आ गया, इसके नीचे आ गया, क्योंकि मैंने लेफ़्ट से क्लियर नहीं किया था, मैंने राइट साइड से क्लियर किया था। तो ये राइट साइड का के मतलब div जहाँ से ख़त्म हो रहा था, राइट साइड वाला div उसके ऊपर आ गया। अभी मैं इसका अगर लेफ़्ट से क्लियर करता हूँ तो ये देखें, ये लेफ़्ट के नीचे ही आ गया हमारे पास। ये देखें, हमारे पास ये लेफ़्ट के नीचे आ गया। इसी तरह अगर हम ये वाला div की मतलब हमारे पास जो राइट साइड का div है, इसकी वैल्यूज़ अगर हम ज़्यादा करते हैं, चाइल्ड तो ये देखें कि हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है। CSS में जाते हैं, क्या अप्लाई किया हुआ है हमने स्टाइल में, चाइल्ड 3 क्लियर बोथ अप्लाई किया हुआ है। मैं इसका क्लियर लेफ़्ट करता हूँ, ये देखें लेफ़्ट तो इसने क्लियर कर दिया, लेकिन राइट के नीचे आ गया। अभी में हम ये चाहते हैं कि ये राइट साइड की हमारे पास div ज़्यादा है, तो मीन कि इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लियर राइट इस्तेमाल करेंगे, तब ये उसके नीचे जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी इस्तेमाल होती हैं, क्लियर बोथ, क्लियर राइट, क्लियर लेफ़्ट। तो ये हमारे पास क्लियर था। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है शुरू में, लेकिन अभी आपको समझ आ गई होगी। तो दोबारा रिपीट करता हूँ इसकी समरी। क्लियर की प्रॉपर्टी हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमने फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो। फ्लोट हमने डिव्स में फॉर एग्जांपल किसी को राइट पे फ्लोट करना है, किसी को लेफ़्ट पे फ्लोट करना है। जब हम फ्लोटिंग अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद अगर हम दूसरी डिव हमने यूज़ करनी है, तो जब तक हम उस पर क्लियर की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे वो उसके नीचे आ जाएगी, या मीन फ्लोट होकर ऊपर चली जाएगी, अपनी जगह पे नहीं आएगी। तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर की प्रॉपर्टी। ये था सर हमारे ये पास जी। सर ये जब हमने बोथ अप्लाई की थी डिव के ऊपर, तो उसमें भी तो रिजल्ट यही नहीं शो हो रहा था। हाँ, बोथ का ये था ना कि अभी देखिए मैंने बोथ यहाँ पे राइट अप्लाई करो या बोथ अप्लाई करो, ये इसने ऑटोमेटिकली ये दोनों डिव से नीचे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने राइट अप्लाई किया हुआ है ना, क्योंकि राइट साइड की तो हाइट ज़्यादा थी हमारे पास, जी बिल्कुल। हाइट ज़्यादा थी, तब ये बोथ ही शो हो रहा है, या राइट या बोथ शो हो रहा है। इसी तरह लेफ्ट की अगर हाइट ज़्यादा होगी, बोथ यूज़ कर सकते हैं या लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो सही ये है आपका, सर। ये आप थोड़ा सा आप यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है ठीक। चलिए, लाइट ऑफ करते हैं। Submit। तो नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। कहते हैं कि हम जब भी अपना वेब डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली वेब डेवलपमेंट का मेन एम ये नहीं होता कि हमें टैग्स वगैरह पे काम करना है, हमने वेबसाइट बनानी है। हम वेबसाइट ऐसी बनाते हैं कि जो हर डिवाइस पे काम कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी वेबसाइट हो कि वो तमाम स्क्रीन पे काम कर सके। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें बड़ी स्क्रीन पे, ये हमारे पास मीडियम स्क्रीन है, मोबाइल है, ये तीनों स्क्रीन पे काम कर रही है। उसके लिए हम सबसे पहला जो हम काम करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, वो हम मेटा इन्फॉर्मेशन में हम बता देते हैं उसको कि व्यू पोर्ट मैम, हम ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। तो हम कंटेंट विड्थ हम बता देते हैं कि ये डिवाइस विड्थ के मुताबिक हो जाए, और इनिशियल स्केल 1.0 होता है वो रिस्पॉन्सिव शो हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास कि हम इमेजेस को भी रिस्पॉन्सिव करते हैं। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट का लेकर आते हैं, मोबाइल पे लेकर आते हैं, तो वो मोबाइल पे भी छोटा सा नज़र आ रहा होता है। इस तरह बड़ी स्क्रीन पे भी, मीन के वो उसका पिक्सल्स डिस्टर्ब नहीं होते। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें स्टाइल की प्रॉपर्टी में अब अप्लाई कर देते हैं विड्थ 100% अगर हम कर देंगे तो वो छोटी स्क्रीन पे भी उतना ही नज़र आएगा, बड़ी स्क्रीन पे भी। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ये हमारे पास टिप खत्म होगी। यहाँ पे हम एक टिप ले लेते हैं। चलिए हम स्टाइल में जाने के लिए स्टाइल विड्थ विड्थ 100% में ले लेते हैं इसकी। इसमें हम इमेज लेंगे। इमेज इमेजेस स्लैश इमेज टू। इमेज टू मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारे पास फ़ोल्डर है। ये हमारे पास मेन फ़ोल्डर है माई HTML डॉक्यूमेंट। उसमें हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है। उधर हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 या MCQs टेस्ट, गिफ इमेज 1, गिफ इमेज 2, गिफ इमेज 3। ये मुख्तलिफ़ तरह की हमारे पास इमेजेस हैं। जब हम अपने पेज में जब यूज़ करते हैं तो हम इनके नाम दे देते हैं। तो हमने इमेज 2 यूज़ किया। अभी हम इमेज 2 यूज़ करके देखते हैं कि वेब पे जाते हैं कि शो किस तरह हो जाए। इमेज हमारे पास शो नहीं हुई। ये नीचे थोड़ा सा कुछ इमेजेस इमेज 2 नहीं करना था, इसकी एक्सटेंशन लिखनी थी जो भूल गया हूँ, क्योंकि ये इसकी टाइप PNG थी तो टाइप हमने मेंशन लाजमी करनी है। तो रिफ्रेश करते हैं पेज को, हमारे पास ये इमेज आ गई है। अभी हम इसकी विड्थ देते हैं 100% विड्थ दे के। पहले इसको इस तरह देखते हैं कि हमारे पास ये इमेज रिस्पॉन्सिव शो हो रही है या नहीं हो रही। तो रिस्पॉन्सिवनेस साइट की देखने के लिए हमारे पास ये टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो थोड़ा सा अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये इमेज भी हमारे पास छोटी हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस में।
अभी हम ये करते हैं कि इस इमेज को 100% विड्थ दे के चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ है, इसको आईडी दे के, इसको क्लास दे के, CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल दे के हम कर सकते हैं। तो विड्थ हम करते हैं मैक्सिमम विड्थ भी दे सकते हैं, या 100%। तो रिफ्रेश करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास ये डिव ऊपर चली गई है, हम इस पर क्लियर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वही मसला हमारे पास, क्योंकि ऊपर हमने अप्लाई क्लियर बोथ। नहीं, ये रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए हम 100% अगर हम इसका करते हैं, फिक्स करेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन पे भी हमारे पास शो हो रही है। इतनी बड़ी स्क्रीन हमारे पास आएगी, इस बड़ी स्क्रीन पे भी मीन इमेज के पिक्सल जो हैं ख़राब नहीं होंगे अगर हम उसकी विड्थ 100% दे देंगे। तो हाइट जो उसकी अपनी साइज़ होगी उसके मुताबिक हाइट आ जाती है। तो ये इमेज के लिए, इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम 100% उसकी हाइट विड्थ दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर कोड। तो उससे पहले हमने एक स्टाइल था उधर, उससे हम स्किप कर गए थे, ये HTML लेआउट। तो ये लेआउट बनाते हैं, इसके लिए मैंने कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है पेज 2 पे, उसी को देखते हैं कि क्या हमने किया। पेज का लेआउट, ये हमारे पास पेज 1 आ गया। आमतौर पे हमारे पास वेबसाइट्स में इसी तरह का पेज शो हो रहा होता है। ऊपर में हमारे पास कोई हेडर वगैरह शो होता है, साइड में हमारे पास साइड बार शो होती है, फिर दरमियान में कंटेंट होता है, और नीचे हमारे पास फुटर होता है। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह बन रही हैं। तो हम उसी जगह पे जाते हैं, पेज 1 पे, ओपन विथ सबलाइन टेक्स्ट की जगह पे ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड कर लेते हैं। इसमें इसका भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, ये भी उसी तरह काम करता है। मैंने आपको कहा था कि हम दोनों पे काम कर सकते हैं। अभी इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करते हैं। ये ओपन हो रहा है तो क्योंकि इसमें हमारे पास प्लगइन वगैरह मैंने ज़्यादा इंस्टॉल किए हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। अगर इसमें प्लगइन आप नहीं इंस्टॉल करेंगे, सिर्फ HTML की चीज़ें हैं, तो ये इतना देर नहीं लेगा ओपन होने में। तो इस पेज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा में नहीं है इसमें, लोड हो जाए। तो जस्ट HTML5 की तरह डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML की लैंग्वेज इंग्लिश लिखी हुई है, हेड टैग हमने यूज़ किया है, हेड टैग के अंदर हमने टाइटल लिखा है HTML लेआउट, मेटा में करेक्टर सेट
हमने क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज हम कौन से रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। UTF-8 हमने इस्तेमाल किया है। व्यू पोर्ट में हमने कहा हुआ है कि ये इसकी जो विड्थ होगी ये डिवाइस विड्थ होगी, इनिशियल स्केल 1 दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक लेआउट की मैंने CSS अप्लाई की है, layout.css की फ़ाइल यहाँ पे हमने यूज़ की है। और उसके बाद हमने हेड टैग हमारे पास ख़त्म हो गया। हेडर है, हेडर के अंदर हमने हेडर का टैग इस्तेमाल किया हुआ है। हेडर के अंदर सिटीज़ लिखा हुआ है, H2 मीन हमने हेडिंग इस्तेमाल की है। उसके बाद हमने सेक्शन इस्तेमाल किया है। सेक्शन के ये पूरी सेक्शन है। सेक्शन के अंदर हमने एक नेविगेशन बार इस्तेमाल की है। नेविगेशन में हमने लिंक्स दे दिए हैं, होम, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस, हेल्प वगैरह। इसी तरह हम आर्टिकल था, आर्टिकल का टैग यूज़ किया है। उसके अंदर हमने एक हेडिंग दे दी है और पैराग्राफ में कुछ हमने टेक्स्ट शो कर दिया है। नीचे सबसे लास्ट में हमने फुटर यूज़ कर दिया। तो ये सिर्फ चीज़ें हमने अगर हम इसी तरह लिखते हैं, अगर ये लिंक हम ख़त्म कर देते हैं, CS स्टाइलिंग हम ख़त्म कर देते हैं, तो आया ये उसी तरह डिस्प्ले नहीं होगा। मैंने स्टाइलिंग ख़त्म कर दी है इसकी। तो ये हमारे पास जस्ट कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट है। जिस तरह ऑलरेडी हम लोग जो टैग्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे पास टेक्स्ट हो रहा है ना। तो ये सारा काम हमने स्टाइलिंग के थ्रू कि मीन के लेफ़्ट पे कौन सी चीज़ आएगी, राइट पे किस तरह होगा, फुटर किस तरह शो होगा, हाइट क्या होगी, तो ये जस्ट हमने स्टाइलिंग के थ्रू किया है। तो स्टाइल पे जाते हैं। फ़ाइल यहाँ पे ही फ़ाइल हमने ओपन करनी है। ओपन फाइल, तो हमारे पास ये वही डॉक्यूमेंट, इसका पेरेंट ओपन हो गया है जिससे लेआउट की CSS ये हमने लेआउट वाली ओपन कर ली। सबसे पहले ये बॉक्स साइजिंग ये हम CSS में इनके बॉर्डर बॉक्स कर देगा। ये डिटेल में हम जब CSS पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। मीन कि ये आप ये समझ लें कि हमारे पास ये डिव जो हैं ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी, मिक्स नहीं होंगी। बस आप अभी इसके लिए ये समझ लें बॉर्डर बॉक्स के लिए। दूसरा हमने क्या कहा है, इसकी बॉडी में फ़ॉन्ट फैमिली हमने दे दी है कि मीन के इसको कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल। ये फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन चलें देखते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो कोड में अगर हम कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कलर कहता हूँ, कलर की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे हमारे पास वो कोडिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई भी कलर हमने इस्तेमाल करना है तो उसकी कोडिंग हमारे पास इंटेलिजेंस हमें दे देगा। तो ये इस तरह की मीन के जो भी हम जिस तरह के हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो हमें कुछ थोड़ी सी आसानियाँ देते हैं। तो हम दोनों कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं जस्ट हैश लिखूँगा तो हैश वाले कलर हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह की कलरिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपने कलर के अपने मुताबिक हम कलर वगैरह दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आपको साथ साथ विजुअल स्टूडियो कोड पे भी, तो इस तरह हम अपने कलर के का जो उसकी सेटिंग वगैरह करके RGB कलर, दूसरे कलर तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने क्या किया हुआ है, हेडर के ऊपर कलर दिया है, जस्ट पैडिंग 30% दे दी है। मीन तमाम साइडों से 30% इसकी पैडिंग आ जाएगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल किया हुआ है और इस टेक्स्ट का कलर वाइट किया हुआ है, ये हेडर के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद नेविगेशन बार हमारे पास थी, नेविगेशन को मैंने फ्लोट लेफ़्ट किया है। विड्थ इसकी 30% विड्थ दे दी है। हाइट ऑटो कर दी है इसकी, मीन कि जितना कंटेंट होगा उतनी इसकी हाइट आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर मैंने ये दिया हुआ है। उसके बाद पैडिंग इसकी 20% आ जाएगी, टेक्स्ट की पैडिंग होती है। पैडिंग हमारे पास टेक्स्ट में अप्लाई होती है, ये जो कंटेंट होता है उस पर अप्लाई होती है। उसके इंटरनल बॉर्डर से टेक्स्ट तक जो स्पेस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। फिर हमने नेविगेशन बार इस्तेमाल की थी, उसमें हमने UL का टैग इस्तेमाल किया था।
तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यूएल का जब हम टैग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट स्टाइल, हमारे पास क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है, हमारे पास बुलेट्स आ जाते हैं। बुलेट्स को ख़त्म करने के लिए हमने लिस्ट टाइप नन कर दिया, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पैडिंग हमने इसकी अब जो है वो यूएल टैग में 0 दे दी है। उसके बाद हमारे पास दरमियान में आर्टिकल था, आर्टिकल में हमने क्या किया है, उसको फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो नेविगेशन इसको भी लेफ़्ट किया हुआ था, आर्टिकल को भी मैंने लेफ़्ट कर दिया था, इनके दोनों लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे। ये फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ हमने कल इस्तेमाल की थी, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद पैडिंग हमने 20% दे दी है इसको, विड्थ इसकी 70% थी, ये 30% इसकी विड्थ थी नेविगेशन की, और 70% इसकी 100% ये विड्थ मुकम्मल हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया है, हाइट इसकी ऑटो की है। ऑटो हाइट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितना कंटेंट होगा उसके मुताबिक उसकी हाइट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आफ्टर मीन कि ये जो सेक्शन हम यूज़ करेंगे उसके बाद क्या होगा, कंटेंट कुछ भी नहीं आएगा, डिस्प्ले जी। तो डिस्प्ले मीन कि हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये CSS में हम देखेंगे कि हमने इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं सिर्फ एक कॉल अटेंड कर लूँ। उसके बाद है हमारे पास फुटर, फुटर को हमने कुछ कलर दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है, टेक्स्ट लाइन उसका सेंटर किया हुआ है। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास मैंने पेज को रिफ़्रेश किया। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हेडर है, ये बहुत इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, इसी लाइव हम इस पर चेंजिंग करके उधर CSS में हम चेंजिंग करते हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस से ख़त्म किया मैंने, इस पर क्लिक किया तो इसमें हेडर पे हम आए, तो हेडर में सबसे ज़्यादा हमारे पास पैडिंग ज़्यादा आई हुई है, पैडिंग पे हम ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं, हम 10 पिक्सल कर देते हैं। मैं एक और चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, यहाँ पे 10 पिक्सल मैंने कर दी, तो मैंने पैडिंग 10 पिक्सल कर दी। अभी हमारे पास लेआउट की फ़ाइल होती है, तो हम जाके फ़ाइल में जाएं, वहाँ पे लेआउट का हमारे पास हेडर का टैग है, वहाँ पे सर्च करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट तो ज़्यादा होता है, फ़ाइल का जो मीन नंबर ऑफ़ लाइन ज़्यादा आ रही होती हैं। बजाय इसके कि हम सर्च करें, तो हम क्या करते हैं, हेडर के आगे यहाँ पे आपको लेआउट CSS 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि लेआउट की फ़ाइल है और उस पे लाइन नंबर 10 पे हमारे पास ये वाला कोड लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो चेंजिंग की है उस चेंजिंग को मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी बस इधर, यहाँ पे मैंने चेंजिंग को, माउस ठीक तरह से काम, मैंने चेंजिंग को कॉपी किया, लेआउट की फ़ाइल में मैं जाऊँगा, लाइन नंबर 10 पे चला जाऊँगा, तो मैं लेआउट पे गया और Ctrl+G प्रेस किया और 10 लिख दिया, इंटर प्रेस किया, तो ये लाइन नंबर 10 पे ऑटोमेटिकली मैं आ गया। यहाँ पे मैंने इसको जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था इसको मैं पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और दोबारा ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये 10 पिक्सल पैडिंग अप्लाई हो गई है और फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फॉन्ट साइज़ 35 था, तो 5 पिक्सल पैडिंग करते हैं। फाइव पिक्सल, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मीन 5 पिक्सल हम इसको हम जाके उधर 5 पिक्सल कर देते हैं। 5 पिक्सल कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं, 330 हो गया हमारे पास। इसी तरह हम लाइव चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये पैटर्न क्यों नहीं, अगर हम लाइव चेंजिंग
ना करें, सिर्फ लेआउट पे करें, तो एक ही जगह पे करना जरूरी है ना, जो हम लेआउट के पेज पे करेंगे। क्या मतलब? सर देखें, अभी पहले हमने यहाँ पे लाइव कर दी थी चेंजेस, तब जाके हमने लेआउट पे दोबारा से इंसर्ट किए हैं ना चेंजेस, जो हमने यहाँ पे किए हैं। और अगर जी, हम वहाँ पे लेआउट पेज पे करें तो यहाँ पे करनी मस्ट तो नहीं है ना, जो चेंजेस हमने वहाँ पे यहाँ पे इसलिए होता है ना कि हम यहाँ पे हम जो जो काम कर रहे होते हैं तो उसका हम हमारे पास प्रीव्यू उसी वक्त हो रहा होता है ना। ये तो आपकी मर्जी है, उधर ही कर लें, पहले ही उधर कर लें तो कोई मसला तो नहीं है ना। ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था काम, तो हमने यहाँ पे लाइव हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको बताना था कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें होती हैं कि हमने वहाँ पे कोडिंग की होती है, हम जी समझते हैं ये ठीक डिस्प्ले हो रहा होगा, जी तो सर। यहाँ पे जब हम आते हैं वो डिस्प्ले ठीक नहीं हो रहा होता, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारे पास साइड बार है, तुम्हारे पास 30% थी, मैं ये समझ रहा था नहीं नहीं 30% तो बहुत ज़्यादा आ गई है, 20% होनी चाहिए, 20% मैंने करके देखी तो बेहतर मुझे नज़र आ रही थी, तो वो उधर हम चेंजिंग कर देंगे। लाइव का ये फ़ायदा होता है हमारे पास, यहाँ पे ही हम देख के, और ये चेंजिंग हमारे पास टेम्परेरी होती हैं, जब तक हम अपनी फाइल में उसको पेस्ट नहीं करते उस वक्त तक ये वो चेंजेस हमारे पास यहाँ पे ही रहती हैं। पेस्ट करके हमने उसको चेंज करके रिफ्रेश करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेसन। ये फाइल्स में आपके साथ शेयर कर नहीं कर सकता शेयर, ये आपकी असाइनमेंट है परसों की, सर आप इस तरह का मुझे कोई लेआउट बना के देंगे, ठीक है क्योंकि प्रॉपर्टीज सारी हमने पढ़ी हुई थी। सर थोड़ा सा फुटर के बारे में बता दें। अच्छा, फुटर, फुटर पे जो प्रॉपर्टीज अप्लाई मैंने की हुई हैं, फुटर का यस जस्ट सर। मैंने टैग टैग यूज़ किया है, और और, और इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं अप्लाई की, बैकग्राउंड कलर दे दिया हुआ है, पैडिंग दी हुई है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, कलर वाइट किया हुआ है मैंने, और ये मीडिया क्यूरी यूज़ किया है। ये मीडिया क्यूरी हम नहीं पढ़ेंगे, हम यूज़ भी नहीं करेंगे ये, क्योंकि इसका हम इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे जो इससे ईजी होगा और आसानी से हमें समझ भी आएगा। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूँगा मंडे को, इसलिए कि क्योंकि आपकी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपके लिए मस्ट है। मैं आपको एक डिज़ाइन भेजूँगा, ये डिज़ाइन नहीं होगा, एक डिज़ाइन भेजूँगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको भेजता हूँ, वो डिज़ाइन आप लोगों ने बना के मुझे देना है मंडे को। तो क्लास से पहले जी, मंडे वाले दिन क्लास से पहले। मंडे वाले दिन क्लास से पहले। ठीक है सर। अभी जिसकी असाइनमेंट होगी वो अलाउ होगा हमारे ग्रुप में, जिसकी असाइनमेंट नहीं होगी आहिस्ता आहिस्ता वो आप समझ गए होंगे। सर फाइल सेंड कर देना सर ना कब तक शेयर करेंगे आप? पीपीटी। मैं